ओके, अब हमने प्रॉब्लम 8.1 करना है। कैलकुलेट द पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रांसपोर्टेड डाउन द केबल ऑफ एग्जाम्पल 7.13। 7.13 एग्जाम्पल हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब वो मेरा लेक्चर देख लें। अब हम इस लेक्चर के अंदर पावर एनर्जी पावर क्या है आपके पास, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो हमने फाइंड करना है। जैसे हमने एग्जांपल 7.13 में हमने फाइंड की थी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, और इसमें हमने फाइंड करनी है पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, और वो हम लोग जो है पॉइंटिंग थ्योरम को यूज़ करके ही करेंगे बिल्कुल। जैसे हमने इस एग्जांपल में जो है वो पॉइंटिंग थ्योरम को यूज़ किया था, सॉरी पॉइंटिंग वेक्टर को यूज़ किया था पावर फाइंड करने के लिए। इस तरह इसमें भी हमने उसी को यूज़ करना। तो हमें जैसे इसकी पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूले से हमें जैसे पता है कि 1/μ0 E क्रॉस B, तो इट्स मीन कि हमें E और B चाहिए। तो आपके पास जो एग्जांपल 7.13 है, मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि उसकी जो फिगर है, सॉरी, वो ये है। तो इसके लिए आपको E एंड B चाहिए। जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि B तो जो है ना वो आपके पास सिर्फ बिटवीन द टू सिलेंडर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास इसके बराबर है। अब दूसरी चीज़ हमने E फाइंड करनी है। तो जैसे आपके पास ये एक वायर और सिलेंडर की सिमेट्री सेम होती है, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम ही सिमेट्री होगी। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास वही होगी जो एक स्ट्रेट वायर की वजह से होती है आउटसाइड दी सिलेंडर। क्योंकि इस केस में भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिटवीन दी टू सिलेंडर्स ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इनसाइड द इनर सिलेंडर आपके पास कोई चार्ज नहीं है, और बिल्कुल आउटसाइड दोनों सिलेंडर के नेट चार्ज ज़ीरो है, क्योंकि जितना एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो इसलिए आपके पास इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिटवीन द टू सिलेंडर्स ही एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसकी वैल्यू वही होगी जो एक स्ट्रेट वायर की वजह से होती है या जो किसी सिलेंडर के आउटसाइड होती है। तो ये दोनों रिलेशंस जो हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का भी है ड्यू टू स्ट्रेट वायर या आउटसाइड द सिलेंडर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर और आउटसाइड द सिलेंडर, वो दोनों जो हैं वो मैं रिलेशंस अगली वीडियो में फाइंड करके आपको अपलोड कर दूँगी। ओके, इसमें मैं सिर्फ रिज़ल्ट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर और आउटसाइड द सिलेंडर एट डिस्टेंस s, and this is the magnetic field due to a straight wire or outside the cylinder at distance s from the center। अब यहाँ पे आपने E एंड B की वैल्यूज़ को पुट करना है। मैग्नीट्यूड्स को हमने बाहर निकाल लिया। E की डायरेक्शन अलोंग दी S हैट जो है वो आपके पास जो है रेडियल डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास जो है वो सर्कमफेरेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। उसका रीज़न यही है क्योंकि इन दो वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियल डायरेक्शन में। तो हमने जब दोनों का क्रॉस लिया, दोनों यूनिट वेक्टर्स का, जैसे हमने पीछे एक प्रॉब्लम में किया था, मैग्नीट्यूड्स को बाहर निकाल लिया, दोनों यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस लिया, तो एस और साई का जब क्रॉस होगा तो आपके पास जेड हाइट आएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। एस और साई का क्रॉस होके जेड आता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये साइकिल भी बनाया। अब मेरे पास एस आ गया टोटल, ये टोटल एस है पॉइंटिंग वेक्टर। अब पावर फाइंड करने के लिए, क्योंकि एस आपके पास आपको क्या देता है, ये देता है पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर आपने पावर फाइंड करनी है तो आपने एरिया के साथ उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अब क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो एरिया भी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही लेंगे, और वो हमारे पास एस डी फाई है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एस जो है वो जेड के अलोंग है, तो जो एरिया है
वो आपके पास उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, अलोंग दी जेड हैट, क्योंकि इन दोनों का डॉट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अगर आप साई हैट या एस हैट लेंगे तो दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जो डी ए है एस डी एस डी फाई, वो इस वजह से है क्योंकि एरिया की डायरेक्शन रेडियल जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और जब एरिया की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग होती है तो आपके पास एरिया एस डी फाई आता है। अब ये देखें यहाँ पे इन दोनों एस में डिफरेंस है। ये वाला एस जो है ये पॉइंटिंग वेक्टर का एस है, और ये एस जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेडियल डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हमने एस की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई थी, इस वाले ये जो एस की वैल्यू, इसमें ये जो स्मॉल एस है ये वही है जो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इस कैपिटल एस जो है इसकी पूरी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ये एस और ये एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, और डी एस और डी फाई के ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी। डी फाई की इंटीग्रेशन 2 पाई के बराबर है, और डी एस की इंटीग्रेशन ओवर एस जो है वो एल एन ऑफ एस के बराबर आ जाएगी, और फिर आप जब लिमिट पुट करेंगे तो एल एन ऑफ वी माइनस एल एन ऑफ ए, तो ये आपके पास पावर आ गई। अब हम लोग फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू प्लेट्स, अगर आपके पास कोई भी दो प्लेट्स हैं, इसमें जो आपकी प्लेट्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, उसका फार्मूला ये किसी भी दो पॉइंट्स या दो सरफेसेस के बीच में जब भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है। तो हमारे पास दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स आप समझ लें, या सरफेसेस कह दें, प्लेट्स नहीं सरफेसेस कह दें, जिसमें एक सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए है, उसका रेडियस ए है, और दूसरी का जो रेडियस है वो बी है। तो फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी आपने पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप दो सिलेंड्रिकल सरफेस के बीच में आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही ली है, तो उन दोनों सरफेस के बीच में ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ई जो है वो आपके पास, जैसे हमने ऊपर रिलेशन में देखा था, ये ई की वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ की है। तो डी एल के साथ डी एस आ जाएगा, और यहाँ पे आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब पावर की वैल्यू आपके पास ये आई थी, जो आपके पास v का रिलेशन आया है, इसको आपने इस पावर के जो है वो जो आपकी वैल्यू आई थी उससे आपने डिवाइड, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, p एंड v की वैल्यू को। जब आप p एंड v की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आखिर में जो रह जाएगा सब कुछ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे सिर्फ i रह जाएगा, तो p ओवर v इक्वल टू i आ जाएगा। ये मेरी पिक्चर्स में अभी कैप्चर नहीं कर रहा, सॉरी, इसलिए ये यहाँ से आपको इधर पूरी आपको टर्म नज़र नहीं आ रही। p के नीचे v है, p ओवर v इज़ इक्वल टू i आया है हमारा, p ओवर v इज़ इक्वल टू i, यहाँ से v कट गया, इसमें फ्रेम में नहीं आ रहा, तो इसलिए p ओवर v इज़ इक्वल टू i, और जब आप v को उधर ले जाएंगे तो p आ जाएगा vi के बराबर।